कि बोलें ज़रा जल्दी जल्दी जमा हो। हेलो, जल्दी से वो स्टूडेंट्स को बोले अपने ऑन मैसेज के ऊपर कि जल्दी आ जाए। वो 40 मिनट वाला टाइम ख़त्म हुआ है एक। जी, तो इक्वेशन नंबर 2 हमें मिली है। सर गुरु में कोई मैसेज कर दे ताकि लड़के फिर से ज्वाइन कर ले। सब सोच रहे हैं कि बस अभी क्योंकि 11:30 पे केमिस्ट्री की क्लास है तो वो नहीं आ रहे हैं। आप मैसेज कर दे ग्रुप में ताकि वो लोग भी ज्वाइन करें। नहीं, अगर 11:30 बजे केमिस्ट्री की क्लास है तो फिर इसको यहीं रखें आज। सर शायद कैंसिल है या है नहीं कंफर्म नहीं, वैसे उसमें है सर, टाइम टेबल में लिखा हुआ है। मैसेज कर दे ताकि वो लोग अपना रिस्पॉन्स दे दें। पहले मैं बताता हूँ अभी इनको। ये ग्रुप से इतने लड़कों को रिमूव क्यों कर दिया है कलीमुल्ला? कलीम नहीं है सर। आ तो रहा है कलीमुल्ला। कोशिश में तो है वो ज्वाइन करने के, हो नहीं रहा उससे। वो सर सीनियर्स होंगे, ये सीनियर्स होंगे सारे। अच्छा, वो क्यों कर रहे हैं अटेंड? सर ये पेपर के दौरान हमारा जब ग्रुप बना था ना तो उसमें सीनियर्स भी शामिल थे, तो ये उसी टाइम से बना हुआ है। चलें, सही। सर एक सीनियर था, उसको सीनियर थी ग्रुप में और मैसेज भी पूरे कर रहे थे, मैंने सबको किक आउट कर दिया। अगेन नहीं होगा ऐसे कुछ फायर, क्लास वाले ही होंगे बस। सही। चले जी, तो पहली जो इक्वेशन हमने बनाई थी वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बनाई थी, और जो दूसरी इक्वेशन हमने बनाई थी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के एक्स एक्सिस से बनाई थी। इक्वेशन नंबर 2, यानी एक्स एक्सिस पर मोमेंटम का सम बिफोर कोलिजन बराबर है मोमेंटम का सम ऑन एक्स एक्सिस। ये नजर आ रहे हैं आपको, ये दो वेक्टर, एक वेक्टर, दोनों सेम डायरेक्शन में आफ्टर कोलिजन। इनकी वैल्यूज ये हैं, मैंने अलग बता दी हैं आपको। अब अगर हम वाई एक्सिस पे जाएं तो वाई एक्सिस पे देखिए कि बिफोर कोलिजन ऑन वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, दिस वन, ये डायरेक्शन वाई एक्सिस की है, इस पे कोई वेक्टर नहीं है। द सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ऑन वाई एक्सिस 0।
और द सम ऑफ मोमेंटम ऑन वाई एक्सिस। अब दो वेक्टर नजर आ रहे हैं आपको, एक दिस वन एक दिस वन। ये वाला वेक्टर यहाँ बताया आपको एच न्यू डैश ओवर सी साइन थीटा है, और ये वाला वेक्टर दिस वन ये एम वी साइन फाई है। चुनाचे मैंने इन दोनों को यहाँ लिख दिया। ऊपर मैंने प्लस लगाया थे लेकिन यहाँ माइनस। बड़ी सिंपल सी बात है, बोथ द एक्स एक्सिस वेक्टर पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, जबकि वाई एक्सिस वाले दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शंस में। तो ये वाला माइनस वाई की डायरेक्शन में, इसलिए इसके साथ माइनस लगा हुआ नजर आ रहा है। अब हमारे पास तीन इक्वेशन बन गई हैं। एक इक्वेशन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, और दो इक्वेशंस हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। और लीनियर मोमेंटम की दो इक्वेशंस इसलिए हैं कि यहाँ पर कोलिजन टू डायमेंशनल हुआ है, दोनों ने एंगल्स बनाए, जबकि हम बात करेंगे फॉर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसलिए हमें दो इक्वेशंस मिली। अब इन तीन इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हुए, साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए अपनी मतलूबा इक्वेशंस तक जाएंगे। अब सर ये देखिए माइनस जरा फिर से समझाइएगा, मेहरबानी होगी। दोनों वेक्टर देखिए, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, ऑपोजिट है एक दूसरे के, एक पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, एक नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। तो जो आपको ऑपोजिट साइन नजर आ रहा है वो दोनों वेक्टरों के ऑपोजिट डायरेक्शन में होने को जाहिर करता है। और बड़ी सिंपल सी बात है, अगर पहले जीरो है तो बाद में भी जीरो होना है। तो बाद में जीरो कैसे होगा? बोथ आर द इक्वल एंड विद ऑपोजिट साइन, ताकि जीरो हो सके। अभी तो नहीं नजर आ रहा हमें, लेकिन अगर पहले जीरो है तो बाद में भी जीरो होगा, तो प्लस साइन आ ही नहीं सकता था, इसलिए कि प्लस होने की सूरत में तो कभी भी जीरो नहीं होता। दैट इज इक्वेशन 3। अब मैं जितना भी डिस्कशन है वो सारा का सारा मैथमेटिकल है, बस सिर्फ देखते जाइए और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन 2, हमने इक्वेशन 2 ली, ये वाली इक्वेशन, और फ्रॉम इक्वेशन 2 कहते हुए इसको थोड़ा सा तरतीब दे दी। किस तरह कि ये वाली जो टर्म है उसको लेफ्ट पे ले गए, एच न्यू डैश ओवर सी कॉस सीटा माइनस का हो जाएगा इधर आके, और यहाँ बच जाएगा सिर्फ एम वी कॉस फाई, ये लिखा हुआ एम वी कॉस फाई इज इक्वल टू एच न्यू ओवर सी माइनस एच न्यू डैश ओवर सी कॉस सीटा। इक्वेशन नंबर 2 को रीराइट कर दिया है, इस तरह लिख दिया है, मल्टीप्लाई बाय सी ऑन बोथ साइड। अब इसी इक्वेशन को दोनों जानिब सी से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ सी नहीं था, तो यहाँ सी से मल्टीप्लाई होके एम वी सी कॉस फाइव, और यहाँ दोनों से जब सी मल्टीप्लाई हुआ तो ये वाला सी कैंसिल हो गया दोनों का। अब कहते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों को स्क्वायर कर रहे हैं। इधर एक ही टर्म में मैंने स्क्वायर किया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, और यहाँ दो टर्म्स हैं, दोनों को स्क्वायर किया इस तरह कि द होल स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस सीटा होल स्क्वायर। इधर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ये टर्म एज इट इज उतार ली, और जब यहाँ पर इस पे फॉर्मूला यूज किया हमने तो ये हो गया ए स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस 2ab 2ah न्यू bh न्यू डैश ओवर सी, दो एच हो जाएंगे इसलिए एच स्क्वायर हो गया, एंड कॉस सीटा एज इट इज। फिर इसी टर्म का स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ दैट इज इक्वेशन नंबर 4, इसे मैंने इक्वेशन 4 बना लिया। अब हम 4 को यहीं छोड़कर इक्वेशन नंबर 3 की बात करेंगे, ये वाली दूसरी वाली। तो हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन 3, ये लिखा हुआ आ गया आपके पास, फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को मैंने इस तरह लिख लिया कि जो माइनस वाली टर्म थी लेफ्ट पे ले आए, याद होगा आपको लेफ्ट पे जीरो था, ये आ गई, ये वाला सी इधर पहुंचा दिया, एम वी सी साइन फाइव इक्वल टू एच न्यू डैश साइन थीटा बच गया। इसको भी कहा गया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर किया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
दोनों तरफ सिंपली स्क्वायर होने के बाद इसे इक्वेशन नंबर 5 कह दिया। तो आपने देखा कि इक्वेशन 2 से मैंने इक्वेशन 4 बनाई और इक्वेशन 3 से हमने इक्वेशन 5 बनाई, और इनके बनाने की वजह बड़ी सिंपल सी है जो अगले स्टेप में आपकी समझ में आ जाएगी। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं। नाउ एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दी मैंने दोनों की, राइट हैंड साइड ऐड कर दी मैंने दोनों की। इन दोनों में से मैंने कॉमन निकाला एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ बच गया कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, और यहाँ ये एज इट इज आ गई पहली दो टर्म, और लास्ट दो टर्म्स में से एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो ये बच गया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये और ये दोनों 1 के बराबर हैं, इनकी जगह ब्रैकेट्स की जगह 1 आ गया। 1 आ जाने के बाद इक्वेशन यहाँ बच गई एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लेफ्ट पे, और राइट पे ये तीन टर्म्स बच गई, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस थीटा प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन 6। इस सारी बात को समझने के लिए कि ये क्या किया हमने, तो आप गौर करें तो हमने सिर्फ एक काम किया, और वो ये कि स्कैटरिंग एंगल इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट किया है। हम नहीं चाह रहे थे कि फाई रहे इक्वेशन में, क्योंकि हमारी मतलूबा इक्वेशन में किसकी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, थीटा की, एंड थीटा इज एंगल, फोटोन का एंगल है, स्कैटरिंग एंगल ऑफ फोटोन। तो फाई अब इसमें से एलिमिनेट हो गया इक्वेशन 6 में से, अब सिर्फ थीटा रह गया है, और थीटा ही हमें चाहिए। तो ये सारे स्टेप्स जो इक्वेशन 6 तक आपको लेके गए हैं, ये इक्वेशन 2 और 3 से लेके गए, 2 से 4 बनाई, 3 से 5 बनाई, दोनों को ऐड किया। स्क्वायर करने का मतलब ही यही था कि ये सब स्कैटरिंग एंगल 5 उसमें से एलिमिनेट हो जाए। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 6। अब आप देखिए गौर से कि अब हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज करने जा रहे हैं। 1 अभी तक नहीं ली थी हमने, ये इक्वेशन 1 है। कैसे लिख दिया मैंने, एच न्यू डैश वाली टर्म जो यहाँ थी वो यहाँ उतार लाए, इधर ले आए लेफ्ट, यानी इधर प्लस थी, इधर आके माइनस हो गई। इक्वेशन 1 देख सकते हैं। इन दोनों में से एच कॉमन निकाल लिया मैंने राइट पे रख के, ये बन गया। फिर कहा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, एम को स्क्वायर किया तो एम स्क्वायर, सी को सी स्क्वायर को किया तो C4, और यहाँ पर क्योंकि दो टर्म्स हैं दोनों पे स्क्वायर लेना पड़ा। अब a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ भी यूज़ करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखिए मैंने राइट के ऊपर ये फॉर्मूला लगा दिया, ये a का स्क्वायर फिर प्लस 2a एंड b बोथ, ये आ गए, एन प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, एम नॉट सी स्क्वायर का स्क्वायर किया, एम नॉट 4C4, एम नॉट स्क्वायर C4, दैट इज इक्वेशन 7। अब मेरे पास एक 6 है, एक 7 है, 6 दिस वन जो बना के छोड़ दी थी हमने, और 7 दिस वन। क्या किया हमने, 6 को 7 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये लिखी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 को, इस इक्वेशन को 7 में से सब्ट्रैक्ट करना है। अब मैंने ऊपर लिखी 7, ये इक्वेशन 7 लिखी हुई है, दिस वन ऊपर देख सकते हैं आप, और फिर नीचे मैंने 6 लिखी, ये 6 बच्चों की तरह सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। अब जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको पता है कि नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं, जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया, इस तरह। तो अब देखें यहाँ तो मुझे ये कैंसिल हो गए, सेम क्वांटिटी विद द ऑपोजिट साइन प्लस एंड माइनस। एच न्यू डैश वाली टर्म भी कैंसिल हो गई स्क्वायर में, ये प्लस का ये माइनस का। अब जो बचे उन सबको उतार लिया, ये पहले उतारा एम स्क्वायर C4, फिर मैंने ये उतारा एम स्क्वायर वी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड पर आ गए, पहले मैंने ये वाली टर्म उतारी
फिर ये प्लस के साथ ये वाली टर्म उतारी, फिर दिस वन, ये पूरी टर्म प्लस के साथ आ गई, और ये लास्ट टर्म आ गई। हमने सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो इक्वेशन हासिल की वो आपके सामने। इसे मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे से एम स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन निकाला, इन दोनों में है, एम स्क्वायर भी है सी स्क्वायर भी है। तो अब ब्रैकेट में बच गया सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू का साइन, इन दोनों में से मैंने कॉमन निकाला, क्या माइनस भी कॉमन निकाला, 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉमन निकाला। अब इन दोनों इक्वेशंस के अंदर क्या बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा। ख्याल रहेगा माइनस भी कॉमन निकाला है, इसका माइनस चला गया और यहाँ प्लस था, ये माइनस हो गया कॉमन के बाद। जब मैं दोबारा मल्टीप्लाई करूंगा तो यही चीज़ आ जाएगी। इनको ऐसे ही उतार लिया इस टर्म को, और ये एम नॉट स्क्वायर सी फोर एज इट इज। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 8 कह के यहाँ छोड़ दिया। इक्वेशन 8 के बाद वो फॉर्मूला जो रिलेटिविस्टिक और रेस्ट मास के दरमियान है उसका हवाला दिया, टिकिंग द रिलेटिविस्टिक मास इक्वेशन, दिस वन। इसको भी कहा है कुछ सर ये स्क्वायरिंग, कहाँ से है कि ये तो समझाइए, ये ये भी नहीं ऊपर पता यूज मेरे किया है को। हमने एक जगह पर। ये तो एक सिंपल सा आइंस्टाइन की रिलेटिविस्टिक मास थ्योरी है कि, और यहाँ हम यूज कर रहे हैं इसको, फिगर में भी हमने यूज किया है कि रेस्ट मास, जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था तो एम नॉट है, और जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था तो उसका मास एम है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एम एंड एम नॉट, वो ये रिलेशन है। और ये सर मोस्टली ये मास डायलेशन वाला फॉर्मूला है सर। मास डायलेशन नहीं होता, मास इंक्रीज होता है, रिलेटिविस्टिक मास वाला फॉर्मूला है, टाइम डायलेशन होता सही सही। है। स्क्वायर किया हमने इसको दोनों जाने, ये वाला एम स्क्वायर हो गया, ये एम नॉट स्क्वायर हो गया, और इससे रूट खत्म हो गया, स्क्वायर होने पे ये रूट खत्म हो गया। डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया है मैंने, ये राइट पे लिख भी दिया है, टेकिंग एलसीएम इन डिनोमिनेटर, इनमें एलसीएम लेके ये आ गया। रीराइट द फ्रैक्शन, नीचे फ्रैक्शन आ रही है सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसे ऊपर ले गए, रीराइट कर दिया, तो सी स्क्वायर ऊपर आ गया, बाकी ये हो गया। इस टर्म को लेफ्ट पे ले आए, एम स्क्वायर के साथ आके मल्टीप्लाई हो गई है, एंड दिस वन। अब इसे दोनों जानिब सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इसको भी सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, इसको भी, ये बन गया एम नॉट स्क्वायर सी फोर, यहाँ ये सी आने लगा। अब गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा कि मेरे पास एक वैल्यू आई है एम स्क्वायर सी स्क्वायर विद इन ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, इसके बराबर। इस जगह पर इक्वेशन नंबर 8 की लेफ्ट हैंड साइड पर मैं ये वैल्यूज लिख सकता हूँ, किसके बराबर, एम नॉट स्क्वायर सी फोर। तो नीचे आपसे यही बात कही गई कि पुट द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इन इक्वेशन नंबर 8, पुट द अबव वैल्यू, सॉरी, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 8 की लेफ्ट हैंड साइड पे रख दिया, यानी ये चीज वहां लिखी हुई है उसकी जगह ये लिख दिया एम नॉट स्क्वायर सी फोर, और बाकी इक्वेशन 8 एज इट इज उतार दी। एम नॉट स्क्वायर सी फोर यहाँ से और एम नॉट स्क्वायर सी फोर यहाँ से कैंसिल हो गए। ख्याल रखिएगा ये एम नॉट स्क्वायर है, ऊपर देख सकते हैं ये एम नॉट स्क्वायर है, वहां लिखना भूल गया हूं मैं, तो एम नॉट स्क्वायर, इसको यहीं पर करेक्शन कर लीजिएगा, तो ये एम नॉट स्क्वायर है सी फोर, ये कैंसिल हो गया, लेफ्ट पे जीरो आ गया, इस वाली टर्म को मैं लेफ्ट पे ले आया, दिस वन, ये लेफ्ट पे आके माइनस हो गई, जो जो कैंसिलेशन हो रही है कैंसिल कर दिया, 2h, एक h कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, माइनस कैंसिल हो गया, जो बचा वो ये। इसमें से न्यू न्यू प्राइम में लेफ्ट पे ले आया और ये वाली एम नॉट सी स्क्वायर राइट पे ले आया। अब आप टर्म्स को यानी फ्रीक्वेंसीज एक तरफ कर ली, बाकी चीजें एक तरफ कर ली। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, यानी ये दोनों के नीचे है, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, दिस वन, न्यू ओवर न्यू न्यू प्राइम माइनस ये वाला
न्यू प्राइम अपॉन न्यू न्यू प्राइम, आसान लफ्ज़ों में मैंने ब्रेक कर दिया इसका एलसीएम। जैसे एलसीएम लेते हैं फिर ये एलसीएम की ब्रेकिंग कहलाई। न्यू कैंसिल हो गया, यहाँ न्यू प्राइम कैंसिल हो गया और ये इक्वेशन बच गई। और अगर आप गौर करें तो ये इक्वेशन ही हमारे लिए पहली इक्वेशन है जिसे हम कह सकते हैं कि द फ्रीक्वेंसी कॉम्पटन शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी। तो कॉम्पटन शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन मिल गई। द अबव इक्वेशन इज नोन एज कॉम्पटन शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी। फॉर कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ क्या करें, इसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें बाय सी ऑन बोथ साइड। इस इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के लिए जा रहे हैं, सी से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ सी आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा और यहाँ सी जब मैं लिखूंगा तो इस सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा। ऊपर वाली इक्वेशन आपके सामने, सी से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट सी बराबर होता है न्यू लैम्डा, सी अपॉन न्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा के। और अगर कहीं लिखा हो सी अपॉन न्यू प्राइम तो उसे लैम्डा प्राइम लिख देंगे, यानी रिलेटेड वेवलेंथ विद द फ्रीक्वेंसी न्यू प्राइम। सी तो कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम रहेगा। अब यहां लिखा था सी अपॉन न्यू प्राइम लैम्डा प्राइम, सी अपॉन न्यू लैम्डा, बाकी सब चीजें एज इट इज। लैम्डा डैश माइनस लैम्डा को डेल्टा लैम्डा भी लिख सकते हैं और इस तरह हम इसे कहेंगे द अबव इक्वेशन इज नोन एज कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ। यानी ये हमें वेवलेंथ की वो इक्वेशन मिल गई जिसे कॉम्पटन शिफ्ट शुरू में कहा गया था, कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ। अब आपके पास ऐसी इसमें एक जर्नल सी मैंने बात लिखी है, द अबव इक्वेशन नोन एज द कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ। अगर थीटा 90 हो, यहाँ 90 रख दूं अगर मैं एज इट इज, तो 90 रखने से कॉस 90 जीरो हो जाएगा, यानी थीटा 90 इफ थीटा इक्वल टू 90, यानी मैं यहाँ 90 लिख दूं, थीटा को 90 सपोज कर रहे हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, कॉस 90 जीरो होता है। यहाँ जीरो रख देने से इक्वेशन सिर्फ ये बच जाएगी डेल्टा लैम्डा एच ओवर एम नॉट सी, इसके साथ सी लगा दिया मैंने और बाकी सारी कांस्टेंट्स की वैल्यूज रख दी हैं यहाँ। जब हम इसे सिंप्लीफाई करके रिजल्ट निकालेंगे तो ये कहलाएगी कॉम्पटन वेवलेंथ, इसीलिए वहाँ सी लगा हुआ है, इसे कॉम्पटन वेवलेंथ भी कहते हैं। ये इसकी एक स्पेशल केस समझ लीजिए। अगर आपसे कभी कहा जाए कैलकुलेट द कॉम्पटन वेवलेंथ तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। तो ये जनाब कॉम्पटन इफेक्ट कहलाया विद द होल डेरिवेशन। इसको आज हम यहीं तक रख रहे हैं क्योंकि केमिस्ट्री वालों का लॉस होगा अगर उनकी क्लास हो रही होगी, क्योंकि काफ़ी कम लोग इस वक्त आए, पहले कोई 21-22 के करीब थे, अब 13 हो गए, तो मुमकिन है कि केमिस्ट्री वाले निकल नहीं है। कैंसिल कर दी थी। अच्छा अच्छा सही है, तो जो लोग नहीं आए वो शौकिया नहीं आए फिर बाद में। जी सर। सही, इस वक्त 12 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। चले, क्या इरादा है, यहीं छोड़ दें या और आगे बढ़ें? यार काफी है? चलें इसको यहीं तक रहने दें आज, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे हम जुमेरात को। कॉम्पटन इफेक्ट तैयार कर लीजिए, अब तैयार है, अब आपके पास डबल मेहनत करनी पड़ रही है मुझे, पहले नोट्स बनाना पड़ता है फिर आपको पढ़ाना पड़ता है और आप घर बैठे आराम से पकी पकाई खा रहे हैं। चलें जी, तो इसको आज यहीं तक थैंक यू रखते सर। हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जुमेरात को बात करेंगे सुबह में। और ये चैप्टर तकरीबन ख़त्म पर है, अख्ताम पर है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ये ख़त्म हो जाएगा और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये चैप्टर बड़ा था। और अब भी हम जब ये चैप्टर ख़त्म हो रहा होगा तो फिर बात करेंगे दोबारा कि क्लासिकल फ़िज़िक्स और क्वांटम फ़िज़िक्स, ये जो क्वांटम मैकेनिक्स यानी क्वांटम थ्योरी के आने के बाद अब बुनियादी फ़र्क क्या हो रहा है और इसमें हम क्या बात करना चाहते हैं।
तो इसको यहीं तक रखते हैं आज, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट बात करेंगे दोबारा। अल्लाह हाफिज। वैसे भी लास्ट 3 मंथ क्या सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जी सर? फरवरी में तो पेपर है ना, तो क्या जब तक ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? इतने सारे चैप्टर्स हैं। नहीं नहीं, इंशाल्लाह हो जाएंगे, क्योंकि आगे जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो 2-2 3-3 क्लासेस के ही हैं, आराम से छोटे चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर और बड़ा आएगा, बाकी सारे चैप्टर बहुत छोटे हैं।